हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। इन लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? हमने देखा था स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। उसके बाद हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, जैसे हाउ द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो डिपेंड्स अपॉन द क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, और उसके लिए हमने रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट भी देखा था। आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी, अगर हम जैसे हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, विस्कोसिटी क्या होता है? Viscosity is nothing but fluid friction. Viscosity का दूसरा नाम क्या है? Fluid friction in when the fluid is in motion. मतलब कोई भी fluid अगर मोशन में होगा, कोई भी fluid क्या होगा? मोशन में होगा, तो उनके लेयर के बीच में क्या होगा? एक टाइप का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। ठीक है। हमारे पास दो टाइप के फ्लूइड होते हैं। कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं? दो टाइप के। एक होता है विस्कस फ्लूइड और एक होता है नॉन विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड क्या होता है? जिसके बीच में, जिनके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, उनको हम क्या कहेंगे? विस्कस फ्लूइड। जिन फ्लूइड्स के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया? 0, उसको हम कहेंगे नॉन विस्कस फ्लूइड। ये जो नॉन विस्कस फ्लूइड है, ये हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे क्या? आइडियल फ्लूइड। तो जब हमने आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, हम आइडियल फ्लूइड के बारे में क्या बात करते थे? दैट इट इज अ नॉन विस्कस फ्लूइड, मतलब उसके पास कोई विस्कोसिटी नहीं होती। आज हम जो भी बात करेंगे इन जनरल उन फ्लूइड्स की बात करेंगे जिनकी विस्कोसिटी होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। चलो, बचपन में आपको इन लोअर स्टैंडर्ड बात की रहेगी बहुत टाइम पे कि अगर मेरे पास एक इंक्लाइंड लेयर है, क्या है? मेरे पास एक इंक्लाइंड लेयर है, एक इंक्लाइंड लेयर है। अगर उसके ऊपर में दो ड्रॉपलेट छोड़ता हूं, क्या छोड़ता हूं? ड्रॉपलेट। एक है मेरा वाटर का, दूसरा है मेरा हनी का। और आपको पूछा जाए कि विच ऑफ दिस टू मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम विच ऑफ दिस टू मॉलिक्यूल सबसे नीचे कौन आएगा, ये आपको पूछा जाता है। तो आप क्या कहते थे? वाटर। आप क्या कहते थे? वाटर। वाटर विल फ्लो फास्टर, वाटर विल फ्लो फास्टर, राइट? क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि वाटर क्या होता है? इजिली फ्लो हो जाता है। इजिली फ्लो हो रहा है मतलब इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा? इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा? लेस रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स लेस रहेगा एज कंपेयर टू हनी। हनी कैसे आएगा? धीरे धीरे नीचे आएगा। हनी ड्रॉपलेट कैसे आएगा? धीरे धीरे नीचे आएगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज हनी इज ग्रेटर देन वाटर। फ्रिक्शन फोर्स इन हनी इज ग्रेटर देन वाटर। मतलब ऐसा भी हम बोल सकते हैं दैट विस्कोसिटी ऑफ हनी इज ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हमें पता है विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन फ्रिक्शन। विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन फ्रिक्शन, और हमें अभी पता चला कि फ्रिक्शन हनी का ज्यादा है और वाटर का कम है, इसलिए हम यहां पर बोल सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ हनी इज ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ वाटर, सॉरी विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो ये जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो कंसेप्ट बताया। अब 12th में हमें इसके इन डेप्थ पढ़ना है। इस टॉपिक को क्या पढ़ना है? इन डेप्थ। इन जनरल आपको जो लोअर स्टैंडर्ड में बताया गया था, विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। जो फ्लूइड ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा, जो फ्लूइड फ्लो होते वक्त इजीली फ्लो होगा उसकी विस्कोसिटी कम। ठीक है, तो ये अपना बेसिक्स था। अभी हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी इन डेप्थ। विस्कोसिटी इन डेप्थ। मान लो हमारा एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये है मेरा फ्लूइड जो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। मान लो ये मेरा फर्स्ट लेयर है और ये मेरा सेकेंड लेयर ऑफ फ्लूइड है। अब जब ये फर्स्ट लेयर आगे बढ़ेगा, फर्स्ट लेयर क्या बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। ये सेकेंड लेयर भी क्या रहेगा? उसको, ये दोनों क्या रहेंगे? एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगे। एक दूसरे क्या रहेंगे? कॉन्टैक्ट में रहेंगे। और हमें पता है वेन एवर देयर आर द ऑब्जेक्ट और थिंग आर इन कॉन्टैक्ट, उनके बीच में क्या होता है? एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट लेयर कहा जाना चाहता है? आगे की तरफ। फर्स्ट लेयर का मोशन कहाँ हो रहा है? आगे की तरफ। बट फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर आर इन कॉन्टैक्ट, दैट्स व्हाई यहां पर क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक
फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, फर्स्ट लेयर के कहाँ रहेगा, पीछे की तरफ रहेगा, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर हमारा फर्स्ट लेयर इस तरफ जा रहा है, फर्स्ट लेयर इस तरफ जा रहा है, तो फर्स्ट लेयर के लिए फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। द फ्रिक्शन फोर्स फॉर फर्स्ट लेयर विल बी डायरेक्टेड इन द अपोजिट साइड ऑफ द मोशन। तो यहाँ पर क्या आया, बिकॉज ऑफ दिस टू लेयर्स, यहाँ पर क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया। फ्रिक्शन फोर्स याद रखने के लिए या विस्कोसिटी याद रखने के लिए हमें एक याद रखना क्या जरूरी है, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स। देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आगे जाना चाहता है, एक फर्स्ट लेयर का आ जाना चाहता है आगे, बट ड्यू टू सेकंड लेयर, ये दोनों क्या है, कांटेक्ट में है। ये क्या हो रहा है, इसकी तरफ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, फर्स्ट लेयर को पर पीछे की तरफ, जिसकी वजह से इसका मोशन क्या होगा, थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ड्यू टू विच यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आ गया, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या आ गया, यहाँ पर विस्कोसिटी आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड। क्या पता चला हमें यहाँ पर, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स, that's why the friction is produced in the fluid। ये रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, एक रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, इट इज नथिंग बट, अगर सिर्फ ये फर्स्ट लेयर की बात करूं मैं, अगर सिर्फ एक फर्स्ट लेयर जा रहा है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ एक फर्स्ट लेयर जा रहा है, बराबर, तो इसका वेलोसिटी है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये अकेला फ्लो कर रहा था तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। पर जैसे ही मैंने यहाँ पर सेकंड लेयर इंट्रोड्यूस कर दिया, सेकंड लेयर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर को कहाँ फ्रिक्शन मिल रहा है, पीछे की तरफ, बराबर। मतलब यहाँ पर ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड लेयर, द फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू विच द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट लेयर विल गेट डिक्रीज। क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। मान लेते बिकॉज ऑफ दिस मान लो ये v1, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन वेलोसिटी हो गई हमारी फर्स्ट लेयर की 3 मीटर पर सेकेंड। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन क्या हो गई, इसके वेलोसिटी कम हो गई, वो कितनी हो गई अभी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसी को हम कहेंगे क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अगर ये फर्स्ट लेयर सिर्फ मूव करता तो कितना होता उसका स्पीड या वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड, बट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड लेयर, वहां पर क्या आया, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ। बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट लेयर गेट रिड्यूस, एंड दिस रिड्यूस्ड वेलोसिटी और दिस वेलोसिटी इज सेड टू बी रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव मतलब रिलेशन है इन दोनों के बीच में, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में क्या है, रिलेशन है, और इन रिलेशन की वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चला कि when any fluid flows there is a friction force between two adjacent layers। अब adjacent layers मतलब क्या, इन दोनों के बीच में, इसके बाजू वाला इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, फर्स्ट और थर्ड के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्सर्टेड बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर, मतलब बाजू वाले लेयर ही उसके ऊपर फ्रिक्शन लगा सकते हैं, फर्स्ट वाले पे थर्ड वाला फ्रिक्शन नहीं लगा सकता। इतना क्लियर है सबको। तो ये याद रखने के लिए क्या याद रखना है, when any fluid flows there is a formation of friction force between two adjacent layer। दो एडजेसेंट लेयर के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू विच वहां पर क्या आ जाएगी, विस्कोसिटी आ जाएगी, और उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो अगर हम इन जनरल बात करें, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये तो हमने जो बचपन से पढ़ रहे थे उसी की बात कर रहे थे। अगर हम इन जनरल बात करें, मान लो हमारा एक रिवर है, मान लो हमारा क्या है, रिवर, और ये जो रेड से बनाया हुआ है ये रिवर बेड, क्या है ये, रिवर बेड, जिसका स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट रहेगा, जिसका स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट। अब जो फर्स्ट लेयर रहेगा रिवर का, वो किसके कांटेक्ट में रहेगा, रिवर बेड के। हम यहाँ पर ऐसा अजम्पशन करते हैं, क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं कि जो लेयर, जो लिक्विड का लेयर, ये हम क्या अज्यूम किए, रिवर अज्यूम किए,
क्या कंसिडर करें हम लोग यहाँ पर? रिवर। जो लेयर रिवर बेड के कांटेक्ट में रहेगा, जो लिक्विड का लेयर रिवर बेड के कांटेक्ट में रहेगा, उसका जो वेलोसिटी है वो 0 होगा। उसका वेलोसिटी कितना होगा? 0। ठीक है, बिकॉज देयर इज यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर होगी रिवर बेड के कांटेक्ट में, वो क्या करेगी? मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगी। क्या एक्सपीरियंस करेगी? मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगी। क्योंकि हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडेसिव फोर्स। ये देखो, ये लिक्विड स्टेट है और ये सॉलिड स्टेट है। ये क्या है? लिक्विड स्टेट और ये सॉलिड स्टेट। और हमने पढ़ा था जब हम क्या पढ़ रहे थे? एंगल ऑफ कांटेक्ट और टाइप ऑफ मेनिस्कस। क्या पढ़ा था हमने वहां पर? एडेसिव फोर्स फॉर वाटर इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। हमने कुछ ऐसा लिखा था, फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर। हाँ या नहीं? और उसका जो रिजल्टेंट था, नेट फोर्स था, वो किसके डायरेक्शन में था? जिस डायरेक्शन में फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास लगा था। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन क्या है? यहाँ पर क्या होगा? ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? एडेसिव फोर्स। तो दिस एडेसिव फोर्स इज मैक्सिमम to the layer which is in contact with river bed। तो उस लेयर की वेलोसिटी क्या मान लेते हैं हम लोग? क्या मान लेते हैं? 0 है। अब इसके ऊपर वाली लेयर पे फ्रिक्शन कौन लगाएगा? ये लगाएगा। इसके ऊपर वाली लेयर पे, ये फर्स्ट लेयर है मेरी, ये सेकंड लेयर है। अब फर्स्ट लेयर के ऊपर फ्रिक्शन कौन लगा? सेकंड लेयर के ऊपर फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? फर्स्ट लेयर। बराबर। अब ये देखो, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? कोहेसिव फोर्स। वो क्या रहेगा? कोहेसिव फोर्स। मतलब सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो यहाँ पर फोर्स जो लगेगा उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा। बराबर। द फोर्स बिटवीन रिवर बेड एंड फर्स्ट लेयर इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर। क्योंकि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? कोहेसिव फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है? कोहेसिव फोर्स। मतलब यहाँ पर क्या है? फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। समझे? मतलब यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे या रिवर बेड से दूर जाते जाएंगे, द वेलोसिटी ऑफ द लेयर विल इंक्रीज और द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लेयर विल इंक्रीज। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, जब अपन अच्छे से प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। किसका? रिवर का। ये मेरा रिवर बेड हो गया। बराबर। इसके पहले जो कांटेक्ट में रहेगा फर्स्ट लेयर, उसके वेलोसिटी 0 अज्यूम करते, होती नहीं है पर अज्यूम करते हैं, इसलिए बहुत छोटा सा दिखाते हैं हम लोग। उसके बाद हमने और ऊपर के सेकंड लेयर के पास, तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ गई। थर्ड लेयर के पास उसकी वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। फोर्थ लेयर के बाद उसकी वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। फिफ्थ लेयर के बाद और बढ़ जाएगी। सिक्स लेयर के बाद और बढ़ जाएगी। ठीक है? तो ऐसे जैसे जैसे हम लोग रिवर बेड से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? यहाँ पर वेलोसिटी विल इंक्रीज। किसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी? लेयर्स की। किसकी? लिक्विड लेयर्स या फ्लूइड लेयर्स की वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। अगर फ्लूइड लेयर्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फ्रिक्शन क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? फ्रिक्शन क्या होगा? डिक्रीज होता रहेगा। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन कहां पर है? जो लेयर रिवर बेड के कांटेक्ट में, वहां पर फ्रिक्शन क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे फ्रिक्शन कम होते जाएगा। ठीक है? तो इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम। वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है? तो ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? हम अज्यूम क्या करते हैं? अगर हमने एक रिवर अज्यूम की, तो जो लेयर वो रिवर बेड के कांटेक्ट में रहेगी उसकी वेलोसिटी 0। क्यों? बिकॉज देयर इज अ एडेसिव फोर्स। अब जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा है? एडेसिव फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू कोहेसिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पर भी लिक्विड स्टेट है, यहाँ पर भी लिक्विड स्टेट है। और हमें वाटर के लिए पता है, फॉर वाटर एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर क्या होगी? वेलोसिटी इसकी और बढ़ेगी। थोड़ा और ऊपर गए तो वेलोसिटी और बढ़ गई, थोड़ा और ऊपर गए तो वेलोसिटी और बढ़ गई। इस तरह से वेलोसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। जैसे हम लोग क्या करेंगे? व्हेन वी मूव फ्रॉम रिवर बेड टू अप, जैसे हम रिवर बेड से ऊपर जाएंगे वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और इसी को क्या बोलते हैं? इस डायग्राम को वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है? तो ये था हमारा रिवर के बारे में। अब यहाँ पर जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जब हमने रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा था,
तो रेनॉल्ड्स नंबर जब पढ़ा था तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था रेनॉल्ड्स नंबर का, सॉरी इसका क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, आर एन इंटू नीटा अपॉन रो इंटू डी, ये फॉर्मूला था। इसमें आपको आर पता चल गया था क्या होता है, डेंसिटी रो भी पता चल गया था, डायमीटर ऑफ पाइप भी पता चल गया था। मैंने आपको बताया था कि हम ये जो कॉन्सेप्ट है नीटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, मतलब आज के लेक्चर में। तो ये कहां से आया, इसके ऊपर अभी हमें डिस्कस करना है। इसको डिस्कस करने से पहले आपको एक टॉपिक याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। बिफोर you should know what is neta और coefficient of viscosity, you must know velocity gradient क्या होता है, you must know velocity gradient क्या होता है। तो velocity gradient क्या होता है, देखो, it is simply defined as change in velocity upon height. It is simply defined as change in velocity upon height. इसी को सिमिलर एग्जांपल लेके करते हैं हम लोग रिवर बेड वाला। मान लो ये मेरा रिवर बेड है, दिस इज माय रिवर बेड, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेयर बनाई जिसकी वेलोसिटी 0, सेकंड लेयर की ये वेलोसिटी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग रिवर बेड के ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। मान लेता हूँ इनके बीच में जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। देखा जैसे जैसे आप लोग रिवर बेड के नजदीक आ रही है वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और हम मानते हैं, अज्यूम करते हैं, एक्चुअल में नहीं, अज्यूम करते हैं कि हर एक प्लेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर, बराबर। मान लो ये मेरा फर्स्ट लेयर है, ये मेरा सेकंड लेयर है। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में मुझे क्या पता करना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पता करना है। क्या पता करना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पता करना है। किसमें, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में मुझे क्या पता करना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पता करना है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट। चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले कितना था 10, बाद में कितना हुआ 8, मतलब 10 - 2 अपॉन हाइट कितना है दोनों के बीच में 2, तो ये हो गया 2। तो ये कितना हो गया 10 - 8, सॉरी 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 1, विच इज इक्वल्स टू 1। अब इसका यूनिट देखिए, हम क्या देखें इसका यूनिट। तो देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और हाइट का मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, बचा क्या 1/सेकंड, बचा क्या 1/सेकंड। तो ये क्या हो गया 1/सेकंड और सेकंड इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर मैं आपको कहूं फाइंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन फर्स्ट लेयर एंड फोर्थ लेयर, फर्स्ट लेयर एंड फोर्थ लेयर, तो क्या करना है अपने को, सिमिलरली वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, पहले थी 10, फिर हो गई 2। हाइट कितना है, 2 + 2 + 2, हाइट कितना है 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो ये हो गया 6। तो ये कितना हो गया 8/6, ये कितना हो गया 8/6, तो ये बन जाएगा 3/4, 3/4। तो ये हो गया अपना क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर, सॉरी 4/3, इसका यूनिट क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट नहीं है, लेयर्स के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या कांस्टेंट नहीं है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितनी थी 1, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट और फोर्थ के बीच में कितना है 4/3, सेकंड इनवर्स। तो इन जनरल अगर मुझे वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखना है, इन जनरल अगर मुझे वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखना है तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट, जेड मतलब हाइट, बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन हाइट। पहले देखो हाइट कितनी थी 2 मीटर, पहले कितनी थी हाइट 2 मीटर, अब हाइट कितनी हो गई 6 मीटर। तो जैसे जैसे हाइट चेंज होगा और जैसे वेलोसिटी चेंज होगी वैसे वैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, चेंज होगा। तो ये आपको क्या पता है, डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है।
और एच जेड मतलब हाइट याद रखो। आपको कहीं कहीं बुक्स पर डी जेड की जगह पे डी एक्स और कहीं कहीं पे डी वाई भी दिया रहेगा, डी एक्स दिया रहेगा या तो डी वाई दिया रहेगा, तो दोनों का तीनों का मतलब इज वन एंड द सेम। तो ये था हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है तो यू कैन इजीली डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये था हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब बात करते हैं किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा की। उससे पहले हम थोड़ा फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड में पढ़ा था वो देख लेते हैं। जो फ्रिक्शन हमने सॉलिड में पढ़ा था वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक जो टॉपिक था जो हमने 11th स्टैंडर्ड में शायद से स्टडी किया था, तो सॉलिड फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फ्रिक्शन है ना, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो। तो भाई सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है वो समझते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉलिड फ्रिक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, सॉलिड फ्रिक्शन आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, व्हेन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोग ने, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या पढ़ा था, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट, कोई ये मेरा सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है, तब उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन रेस्ट, एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया और रेस्ट पे है दोनों, तो उनके बीच में फ्रिक्शन क्या रहेगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन की बात होगी उसमें क्या कहेंगे हम लोग, वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखा था, एफ ऑफ एस इज नथिंग बट म्यू एस इंटू एन। एफ ऑफ एस इज म्यू एस इंटू एन। और यहाँ पर क्या देखा था, एफ ऑफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, बराबर। अब ये एन और म्यू एस क्या देखा था हमने, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, एक रिजिड सरफेस है, और मैं इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, बराबर। तो नॉर्मल क्या होता है, एन मतलब नॉर्मल, म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल हमेशा, अगर मैं इसके लिए डायग्राम बना रहा हूं, किसके लिए, बॉक्स के लिए, किसके लिए, बॉक्स के लिए, तो बॉक्स का नॉर्मल आएगा सीधा सरफेस को परपेंडिकुलर। बॉक्स के लिए नॉर्मल क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फॉर बॉक्स, बराबर। सेपरेटली बनाया, सेपरेटली बनाया। अगर हमें हमेशा याद रखना, whenever we have to study the forces acting on the system, तो हमें क्या करना पड़ता है, उन सबको, जितने भी ऑब्जेक्ट हो कांटेक्ट में, उनको क्या करना पड़ता है, डिसकांटेक्ट में लाना पड़ता है, ठीक है। तो जब इसको अलग करूंगा मैं, मान लो इसका मोशन हो रहा था यहाँ पर, इसका मोशन किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, तो इसकी तरफ फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, हाँ यानी। तो ये हो गया आपका क्या, डायग्राम और फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉक्स। इसको एफबीडी भी बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब क्या, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्या है कांटेक्ट में, उनको अलग कर दो, हर एक को अलग कर दो, और उसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसकी स्टडी करो, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, अपने सरफेस की, सरफेस को अलग बना लो। अब देखो, सरफेस बॉक्स के ऊपर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था, सरफेस बॉक्स के ऊपर कैसा नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था, ऊपर की तरफ। सिमिलरली बॉक्स सरफेस के ऊपर कैसा नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नीचे की तरफ। क्या याद रखना है, अगर सरफेस बॉक्स के ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो बॉक्स सरफेस के ऊपर कहाँ लगाएगा, नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है, बराबर। अब इसके रिलेटिव में, इसके रिलेटिव में बॉक्स कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, बॉक्स कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, मतलब बॉक्स का मोशन आगे आ रहा है। मतलब जो अपना सरफेस है उसका मोशन क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है, क्योंकि अपन समझो कार में बैठे, अपन कैसे बैठे, कार में बैठे, अपन आगे जा रहे हैं, तो अपन को क्या लग रहा है, रोड पीछे लग रहा है, रोड पीछे जा रहा है, ऐसे लग रहा है ना। जब भी हम कार या बाइक पे मूव करते हैं तो हमें कैसे लगता है कि हमारा जो रोड है जिसपे हम चल रहे हैं वो कैसे जा रहा है, पीछे जा रहा है। मतलब हमारे अगर बॉक्स का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो हमें क्या लगता है, जो हमारा रोड है, जो सरफेस, उसका मोशन पीछे की तरफ हो रहा है। तो अगर हम ऐसा कंसिडर करें
कि हमारा जो रोड का मोशन है वो पीछे की तरफ हो रहा है, तो हमें पता है द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर बॉक्स आगे जा रहा है तो अपने लगेगा कि जो अपना सरफेस है वो पीछे जा रहा है, मतलब सरफेस का मोशन कहाँ हो रहा है, पीछे की तरफ, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव क्या कर रहे हैं, हम रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जब बॉक्स आगे जाएगा तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे ही आएगा, पर अगर हम जब सरफेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे, तो हमें क्या लग रहा है, रोड पीछे जा रहा है, मतलब रोड का मोशन क्या हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है। अगर रोड का मोशन पीछे की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगा, आगे की तरफ, किसके लिए, सरफेस के लिए। और एक कौन सा वेट रहेगा, एक होगा ऑब्जेक्ट का मास जो है mg, जो क्या रहेगा, mg। यहां पर भी mg रहेगा, कहां पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये था हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं किसमें, फ्रिक्शन इन सॉलिड में। जो अपना फ्रिक्शन फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल पे, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो अपना सरफेसेस है, ये सरफेस और जो हमने बॉक्स रखा है उनके बीच में कैसा रिलेशन है। अगर मेरा जो सरफेस है वो ज्यादा रफ है, क्या है, ज्यादा रफ है, तो क्या रहेगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अगर मेरा जो सरफेस है वो स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। तो जो हमारा सरफेस है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में, उसका नेचर कैसा है, ज्यादा रफ है या स्मूथ है या इंटरमीडिएट है, वो किससे पता चलता है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। तो यहां पर हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स इन सॉलिड डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन। बट यहां पर हम देख रहे हैं कि बॉक्स मूव हो रहा है, मतलब इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी अपनी कुछ क्या रहेगी, वेलोसिटी। और ये जो एरिया कांटेक्ट में है इसका, ये जो एरिया किसके कांटेक्ट में है, किसके, सरफेस के साथ, कांटेक्ट एरिया, इसका कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, इसका कुछ फर्क पड़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कांटेक्ट एरिया का कुछ फर्क पड़ रहा है क्या फ्रिक्शन पे, नहीं पड़ रहा। दोनों के केस में, चाहे मैं स्टैटिक की बात करूं या डायनामिक की बात करूं, कांटेक्ट एरिया और वेलोसिटी का कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसमें सॉलिड फ्रिक्शन में। मान लो अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, ये मेरे पास दो सरफेस हो गए, तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ये, और इसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया, क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, तो देखो यहां पर कांटेक्ट एरिया कम है, यहां पर कांटेक्ट एरिया क्या है, कम है, यहां पर कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, यहां पर कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, पर दोनों के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, म्यू इंटू एन ही रहेगा। दोनों के लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, म्यू इंटू एन, मतलब कांटेक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, किसमें, सॉलिड में। ठीक है, यहां पर हमें पता चल रहा है कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे और नॉर्मल रिएक्शन पे। हमने आपको बता दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम या हम फोर्सेस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड में फ्रिक्शन फोर्स इज ओनली डिपेंड अपॉन किस पे, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड सेकंड इज नॉर्मल, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कांटेक्ट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की, ये तो सॉलिड के बारे में बात होगी जो हमने 11th में पढ़ा था। अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, किसकी बात करूं, लिक्विड की बात करूं, तो लिक्विड में इसका अपोजिट होता है। लिक्विड में क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, किसका, सॉलिड फ्रिक्शन का। वहां पर हमने क्या देखा था, सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन velocity or relative velocity between the objects, and solid friction does not depend upon contact area। contact area क्या होता है, समझा सबको, वो एरिया जो सरफेस के कांटेक्ट में उस पर डिपेंड नहीं करता। बट इन फ्लूइड की बात करूं तो मैं यहां पर कौन सा फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स। वहां पर फ्रिक्शन फोर्स था, तो फ्रिक्शन को ही हमने क्या नाम दिया, यहाँ पर विस्कोसिटी नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है हमें, फ्लूइड फ्रिक्शन, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, वहां पर जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते थे यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स। यहाँ पर देखा गया है कि विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द
fluid layers depend upon the velocity of fluid layers. Viscous force depend upon the velocity of fluid layer, and viscous force is also depend upon the contact area of the fluid. मतलब कितना लेयर का एरिया दूसरे लेयर के कांटेक्ट में है उसके ऊपर भी क्या करता है, वो डिपेंड करता है. इसका पूरा का पूरा अपोजिट कहाँ पर होता है, फ्रिक्शन लिक्विड में होता है या फ्लूइड में होता है. सॉलिड का पूरा अपोजिट कहाँ पर होता है, लिक्विड में. ठीक है. अगर सिंपल सी बात, अगर मेरी दो लेयर्स है, इसका भी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, इसका भी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम है. दोनों का वेलोसिटी सेम है मतलब दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना हो गया, 0. या चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 0. चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गया तो dv 0 हो गया. इफ चेंज इन वेलोसिटी बिकम्स 0 देन dv इज 0. तो उसके बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा. तो यहां पर क्या याद रखना है अपने को कि फॉर नॉन विस्कस fluid velocity gradient, that is dv by dz is equal to 0. क्यों equal to 0? Because for non-viscous fluid all the layers will move in constant velocity. All the layers will move with constant velocity. तो अगर आपको नॉन विस्कस फ्लूइड का प्रोफाइल डायग्राम बनाना है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. दिस इज द प्रोफाइल डायग्राम फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड. विस्कस फ्लूइड का देखा था हमने, कैसे दिख रहा था, पहले छोटा फिर बढ़ते गया, बराबर. तो हमेशा याद रखना है वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड इज 0 एंड देयर इज नो विस्कस फोर्स बिटवीन द layer and all the layers in non viscous fluid will move with constant velocity, will move with constant velocity. ठीक है. तो हम जब भी बात करेंगे विस्कस फोर्स की, मतलब उसमें क्या आएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन आएगा, नॉन विस्कस फोर्स में नहीं आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर दो रिलेशन मिले मुझे, कहाँ पर, विस्कस फोर्स से. कहाँ पर, विस्कस फोर्स के मुझे कितने रिलेशन मिले, 2 रिलेशन मिले. सबसे पहला, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है, हमने देखा ना, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा. क्लियर है. अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dv बाय dz इंटू ए. dv बाय dz इंटू ए. dv बाय dz आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इट इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट. अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने तो क्या बन जाएगा, Fv विस्कस फोर्स इज इक्वल टू नीटा dv बाय dz इंटू ए. नीटा dv बाय dz इंटू ए. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स. नीटा dv बाय dz इंटू ए. बराबर. अगर अपने को पता है नीटा क्या, ये क्या है, विस्कस फोर्स. नीटा इज, जो हम बात कर रहे थे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट. और ये है हमारा कांटेक्ट एरिया. बराबर. अब मुझे यहां से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो, dv by dz वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इन मल्टीप्लिकेशन, ए इज आल्सो इन मल्टीप्लिकेशन. तो ये इस साइड जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. तो मुझे नीटा का फॉर्मूला वो जैसे मिलेगा, नीटा इज इक्वल टू Fv अपॉन dv by dz इंटू ए. बराबर. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है. अब यहां से मुझे यूनिट निकालना है. क्या निकालना है, यूनिट. तो यूनिट क्या निकालूंगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. इसका आपने अभी देखा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या था, सेकंड इनवर्स. एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ
किसके लिए? पोटेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. So this is the unit of coefficient of viscosity. This is called as SI unit. ठीक है. अगर इसके डायमेंशंस पता करने हैं मुझे, डायमेंशन कैसे लिखते हैं अपन? L M T. कैसे लिखते हैं? L M T. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस यूनिट्स को सॉल्व करूंगा, मुझे डायमेंशंस क्या मिलेंगे? मुझे डायमेंशंस मिलेंगे L1 L-1 M1 T minus 1. So these are the dimensions of coefficient of viscosity. कभी कभी आपको पूछ लेते हैं what is the dimensions of coefficient of viscosity. So this is the dimension of coefficient of viscosity. ठीक है. तो ये था हमारा viscosity के बारे में. तो viscosity simply क्या होता है? Viscosity is nothing but the friction force between the two adjacent layer. Friction force between the two adjacent layer of fluid. बराबर. उसके बाद हमने देखा velocity profile diagram for viscous fluid. Velocity profile diagram for viscous fluid. उसके बाद हमने बात की थी किसकी? वेलोसिटी ग्रेडियंट की. वो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट. उसका फॉर्मूला dv by dz. उसके बाद हम कहाँ पर आए थे? उसके बाद हम आए थे किस पे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है. सॉलिड फ्रिक्शन के बाद हम कहाँ पर आए? विस्कस फ्रिक्शन के ऊपर या विस्कस फोर्स के ऊपर. हमें ये दो रिलेशन पता चले एक्सपेरिमेंटली दैट विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन द कॉन्टैक्ट एरिया. दोनों को मर्ज किया. नीटा कांस्टेंट है जिसको हमने क्या नाम दिया? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. दिस इज द यूनिट न्यूटन पर. इसको मैं यहाँ ये भी कर सकता हूँ ना, ये सेकंड इनवर्स को ऊपर लेके गया तो ये क्या बन जाएगा? सेकंड. तो इसका ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे तो चलेगा. न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. और यहाँ पर इसको नीचे ही रखो. न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. और यहाँ पर हमारा आ गया डायमेंशन दैट इज L-1 M1 T minus 1. These are the dimension of coefficient of viscosity. तो आज के लिए बस इतना ही. In next lecture we are going to see about the Stokes law and terminal velocity. तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा. उसी के साथ हमारा रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा.